तो हम लोग ना रूरल डेवलपमेंट कर रहे थे, ठीक है। एक ही क्लास पिछले हफ्ते हुई थी, तो छुट्टी ये नहीं, 2 क्लासेस हुई थी हमारी वैसे। ओके। तो रूरल डेवलपमेंट है इंडियन इको का। तो आधा तो हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर हम लोग कर चुके थे। सिरिल हम लोग ना पेज नंबर 6.9 पे है, अगर बुक है सामने तो, इंडियन इको की रूरल डेवलपमेंट। गुरुवंश तुम भी देख लेना 6.9, पीछे क्लासेस अटेंड नहीं करी थी ना। 6.9, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है वैसे, पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी बची है। तो हमने रूरल डेवलपमेंट पढ़ा था, इसमें ये देखा गया कि मीनिंग क्या है रूरल डेवलपमेंट का, और इसके साथ साथ उन्होंने प्रोसेस भी समझाया हुआ था रूरल डेवलपमेंट का। फिर जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, कहते हैं रूरल क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आम जो जैसे जनता है वहाँ पे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा फार्मर्स को वहाँ पे होती है, ठीक है, जो छोटे मोटे कामों के लिए और अपनी कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट वो मांगते हैं, ठीक है। ये सब बताया था। प्लस इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चंस कवर हुए हैं, ठीक है, जो जैसे 11th में क्योंकि इंडियन इको होती थी, और प्लस जो बोर्ड्स में भी थोड़ा बहुत सैम्पल पेपर में भी आया था कि सोर्सेज क्या है रूरल क्रेडिट के। तो इन्होंने बताया था कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ठीक है, जो बैंक्स नहीं होते, आपके दोस्त यार है ना, रिश्तेदार, मनी लेंडर्स, ये सारे लोग जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल में। और इंस्टीट्यूशनल में आपका कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड, ठीक है, ये सारे लोग जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ जाते हैं। 6.9। फिर उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी बताया था। ये नया कॉन्सेप्ट था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप बनाते हो, जहाँ पे क्या होता है कि जब आप 2-4 ग्रुप्स जैसे क्या होते हैं, या 10-15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। फिर क्रिटिकल अप्रेजल इन्होंने बताया था, और मैंने आपको ये बताया कि क्रिटिकल अप्रेजल हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक्स को इन्होंने क्रिटिकली जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है। तो 4-4-6-6 मार्क करके क्वेश्चन जो है आते हैं फॉर श्योर, मतलब ये आते ही आते हैं इस तरीके से, ये भी हमने कर लिया था। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, और इसमें हमने रेगुलेटर मार्केट्स के बारे में पढ़ा, एमएसपीज़ के बारे में पढ़ा, इसका कंक्लूजन पढ़ लिया था। राशनिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अब सीधा 6.9 पे आ जाइए, ये थोड़ा सा हमारा रह गया था शायद, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने जो है मार्केट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, कि जैसे होता क्या है कि प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर है उसको कहीं ना कहीं तो बेचना है। तो आप मार्केट जाते हो तो एक तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या बोलती है आपको, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, कि आप इस प्राइस में हम लोग खरीद लेंगे, और अगर इससे आपको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो आप मार्केट में बेच दो। जो मैंने आपको बताया था, जो किसान बिल आया इस बार वही आया है। तो जैसे कई लोग इसको क्रिटिकली ये भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि सरकार अपना पल्ला ही झाड़ दे, अब सारा प्रोडक्ट मार्केट में बेचो, और मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है। हालांकि हम लोगों के पास एंड जो है गुड्स हमारे पास आते हैं, वो बड़े महंगे आते हैं, बट आप बेचने जाओगे तो बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया फार्मर मार्केट का ओरिजिन होता है, फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम इफ़ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप ना कभी ट्राई करना, जैसे हमारे आसपास जैसे दिल्ली बैठे हैं हम लोग, तो केशवपुर मंडी जाना, ठीक है, कई लोग गए भी होंगे केशवपुर मंडी, आज़ादपुर मंडी जाना, सीधा ट्रक के ट्रक उतरते हैं। सुबह सुबह देखो ना कितना, कई लोग कभी जागरण वागरण से बाहर आओ, ये घूमते फिरते, गोभियों के ट्रक जा रहे होते हैं भर भर के, खीरों के ट्रक जा रहे होते हैं भर भर के, इस तरीके वो सीधे का सीधा वहाँ उतार रहे हैं, और बोली लग जाती है। जिसने ज़्यादा बोली लगाई, अब जैसे अंकित बैठा है तो बोले 10,000 का ट्रक, 10,000 में उतार दीजिए, अब जितने मर्जी प्राइस पे आप गोभी बेचो, ठीक है। वो उनको लोडिंग कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। दीपिका पेज नंबर 6.9 पे है, ठीक है, ये बताया। हाँ जी। तो एज अ रिज़ल्ट जो फार्मर मार्केट शुरू करी गई, इससे जो है आप सीधा कंज्यूमर्स तक बेच सकते हो, मिडल मैन यहाँ पे हटाया जाता है। इसका कुछ एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। अपनी मंडी है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, हादसपुर मंडी है पुणे में, रायतू बाज़ार है आंध्र प्रदेश में, उजावर संडीज़ है तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारे अपना, ये सारी बेसिकली फार्मर मार्केट है, जहाँ पे ये लोग डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सामान बेच देते हैं, ठीक है। ये चीज़ बताएगी। फिर क्या हो रहा है, ये नया कॉन्सेप्ट है और आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा भी है, अभी लेटेस्ट में सब लोगों ने देखा होगा, अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। अब जितने भी बड़े बड़े मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, सब्जियां बेच रहे हैं, ठीक है। बिग बाज़ार चले जाओ, रिलायंस है, मोर मेगा स्टोर है, कहीं पे भी एप्पल्स है, एप्पल तो बंद हो गया, ठीक है। बिग तो मार्क्स एंड स्पेंसर नहीं, फूड बाज़ार, ये सब चीज़ें। तो इन लोगों में क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्जियां भी बेच रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, सीधा फार्मर से इनके पास सब्जियां आती है, हेड ऑफिस से सीधा इनके पास डायरेक्टली भी, तो सस्ती, थोड़ी सी कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। तो मैंने देखा, जैसे अभी लॉकडाउन में भी आप देखते हो, और इनफैक्ट कई लोगों ने काम भी शुरू किया था, तो जो मार्केट में सब्जियां बिक रही होती है 20-20, 30-30 रुपये किलो का फ़र्क था,
ठीक है, 20-30 रुपये किलो का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर था, 20-20 रुपये किलो का तो फ़र्क था ही। तो इसमें क्या था, सेवरल नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फार्मर्स के, वो इनको बोलते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप उगाओ डिज़ायर्ड क्वालिटी के, उनको जो है कभी कभी या इनपुट भी प्रोवाइड कर देती है और उनको बोल देती है कि सारे का सारा प्रोडक्ट हम लोग आपसे ख़रीद लेंगे। ठीक है, जैसे सोशोलॉजी में कुछ बच्चे नहीं है वैसे यहाँ पे, तो सोशोलॉजी में अभी मैंने लेटेस्ट में ही पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, जैसे जो KFC वाले हैं, मैकडोनल्ड्स वाले हैं, ये किसी के जैसे मेरे आलू के खेत हैं, तो बोले कि भाई ये आलू जितना उगाओगे वो मेरे पास जाएगा, पर्टिकुलर प्राइस है 3 रुपये किलो है, 3 रुपये किलो में सारा आलू जितना खेत में उगाओगे वो सबका सब मेरा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मेरे लिए एक सिक्योरिटी हो जाती है कि भैया जो मुझे रेगुलर सप्लाई KFC या मैकडोनल्ड्स में ही देनी है और कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है, इनका रिस्क कम हो जाता है और अपनी मार्केट बेस ये स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, क्योंकि क्या है ओवरऑल जो है इसके ऊपर काम करेंगे ये लोग। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के 1-2 मैकडोनल्ड्स में चला गया, अब दिल्ली की सप्लाई तो पूरी दिल्ली की सप्लाई मैकडोनल्ड्स दे रहा होगा, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखना इसको। अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 6.10, टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है अब डाइवर्सिफाइड भी हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब क्या है, रीज़न क्यों है डाइवर्सिफिकेशन के। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो बहुत सारी है। ठीक है, कैसे, अब जैसे अब हम लोगों को लगेगा हमें सिर्फ खेती बाड़ी करनी है, पर खेती बाड़ी के अलावा बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, सपोर्ट है, क्रेडिट है, ये सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही सब आता है। रीज़न क्यों है, क्यों हो रहा है डाइवर्सिफाई। एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउएवर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रूरल people work on land and there is a greater risk in dependent only on agriculture. The need for diversification arises because there is greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. तो अगर आप ये सोचो, ठीक है, अब दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो हम बोले चलो मैं कल से खेती बाड़ी शुरू कर देता हूँ, नहीं पॉसिबल है। जो मेरी इस टाइम पे इनकम है मैं सोचूंगा एग्रीकल्चर से निकाल लूँ, पॉसिबल ही नहीं हो पाए, कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल। और ये करा क्यों जाता है, क्या कि लोगों को जो है रूरल जो आम इंसान है वहाँ पे, उन लोगों को और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। बेनिफिट क्या हो रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के, कहते हैं मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ आर कंसंट्रेटेड इन द खारिफ सीजन। ज़्यादातर लोग जो है खारिफ क्रॉप्स उगाते हैं और राबी सीजन में ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिले इन द एरियाज वेयर द इनएडिकेट इरिगेशन फैसिलिटी। अगर पानी नहीं होगा तो क्रॉप ढंग से उगेगी नहीं, प्रोड्यूस होएगा नहीं, बेचोगे नहीं, पैसा नहीं आएगा, सारे चेन खराब हो जाती है। सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज असेंशियल, ताकि आपको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिले, पहली बात, हायर लेवल ऑफ इनकम ये लोग जो है अर्न कर पाए, एंड इनेबल रूरल टू पीपल ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स। तो जैसे कई लोग इसलिए होते हैं, जैसे आप देखोगे जो लोग, अब इमेजिन जिन लोगों की दुकानें हैं, कभी गांव की तरफ आप जाओ तो ध्यान देना, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह बेच रहे होते हैं, हालांकि रिलेटेड एक्टिविटी पर डाइवर्स होगी ना, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है एक खेत वाला ना ले, बाकी सारे तो लेंगे। तो ये सब चीज़ें रेगुलरली फिर चलती रहेंगी, ये उन्होंने बताया। ठीक है, सो ये इन्होंने बोला। एंड टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है, या तो क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। एक बार आलू उगा लिए, टमाटर उगा लिए, प्याज उगा लिए, है ना, गन्ने उगा लिए, कुछ 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 करके। एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में भी आप देख के काम चल रहे होते हो, जैसे आपका वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बात बताई हुई, अभी इसको पढ़ने को भी मिलेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने बोला सिंगल क्रॉप से मल्टी क्रॉप में आ जाओ, और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आप डाइवर्सिफाई अपने आप को कर सकते हो। तो क्रॉप प्रोडक्शन में इन्होंने बोला बहुत तरीके के लोग पुराने टाइम से सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम में थे। ठीक है, एक ही क्रॉप उगा रहे। अब जब से मॉडर्न सोसाइटी हुई है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मल्टीपल क्रॉप पैटर्न पे आ गए, बड़े खेत है, डिवाइड कर दिया 4 में, एक तरफ कुछ उगा रहे, एक तरफ कुछ उगा रहे, एक तरफ कुछ उगा रहे हैं। ठीक, हालांकि थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी ज़रूर कम हो जाती है, क्योंकि एक क्रॉप उगाओगे तो लंबी उगेगी, बट उसमें क्या होता है, उन लोगों को डर भी होता है कि सारी की सारी फेल हो गई तो। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फूड ग्रेन से कैश क्रॉप्स की तरफ आते हो आप। ठीक है, कैश क्रॉप्स क्या है, आपको डायरेक्ट इंसेंटिव देता है, ये आपको कैश पेमेंट मिलती है, फ़ायदा ज़्यादा रहता है। बेसिकली मेन एम यहाँ पे ये होता है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में, तो जो पहले काम आप ना अपने लिए कर रहे थे कि भैया मैं उगा के मैं खुद ही खा लूँगा, मेरा पेट भरना चाहिए, अब जो है कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ आप शिफ्ट हो जाते हो कि मार्केट में बेचा जाएगा और पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, ये चीज़ करेंगे। फिर उन्होंने बोला इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड फार्मर्स गिव प्राइम इंपॉर्टेंस टू द सीरियल्स इन द क्रॉपिंग सिस्टम।
तो ये दाल वगैरह जितने भी हैं छोटी छोटी आइटम्स, इन लोगों के ऊपर ज़्यादा है। सब्सिस्टेंस के ऊपर भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं कि भाई हमारी अपनी प्रोडक्शन हो जाए तो काम चल जाएगा, और कमर्शियल की तरफ जो है कम थोड़े से लोग हैं। एंड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम जो है आपका, एक ये क्या करता है, बर्डन कम कर देता है कि एक दो क्रॉप से आप पैसा कमाओ। वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में आपका रिस्क शेयर हो जाता है पहली बार, और इनफैक्ट पैसा भी अच्छा खासा अर्न आप कर लेते हो इसमें, ठीक है। बहुत लोग ये कर ही रहे होते हैं। एंड देर इज नीड टू एनकरेज फार्मर्स टू टेक अप कल्टिवेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप, इट विल ऑल्सो रेज देयर इनकम, जो कि मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो अब क्या होता है, अब जैसे इस टाइम पे प्याज बड़े महंगे हो रखे हैं। अब जिनके प्याज के खेत है, अभी लेटेस्ट में देखो, लेटेस्ट में आया कि ना अभी वो पता नहीं क्या, शायद पुणे का था कि कहाँ का था, कि 550-600 किलो ऐसे कुछ था, या पता नहीं कुछ 1-1.5 टन था, सारे का सारा प्याज चोरी करके ले गए। तो कहते हैं अनियन इज़ द न्यू गोल्ड, गोडाउन से चोरी करके भाग गए। और 90-100 रुपये किलो प्याज हो रखे हैं अभी नवरात्रों के टाइम पे, जबकि डिमांड नहीं होती, एक्सेप्शन टू डिमांड चल रहा है। 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, प्याज चोरी कर लिया। अब वो चोरी कर लिया तो फ्री का भाई, 20 रुपये किलो में बेचो या 100 रुपये किलो में बेचो, जो मर्जी बेचो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए उसमें न्यूज़पेपर में आ रखा था ये, तो ये उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, जैसे कई सर्टेन प्रोडक्ट्स आपके जो महंगे हैं उससे, अभी जैसे रिसेंट जब मैं लॉकडाउन में गोभी मैं लेने गया था, तो गोभी खाने का मन कर रहा था, गोभी आलू 150 रुपये किलो गोभी। मतलब भाई 150 रुपये किलो, यार दिमाग ही ख़राब है। अभी भी 80-100 रुपये किलो हो रखी है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आप शिफ्ट करते हो तो इनकम जनरेशन भी आपकी सही हो जाती है, ठीक है जी। फिर बात आती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जो है आप डाइवर्सिफाई कर देते हो। एग्रीकल्चर कह रहे हैं ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, देखने से तो नहीं मिलता है, हम तो शहर में बैठे हैं, तो वैसा नहीं है हरिनगर गांधी पार्क में कोई खेती बाड़ी कर रहा है, परशुराम बार टंकीरा खेत लगा रही है, टमाटर के टमाटर ही टमाटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। बाहर आप निकलोगे अपने शहर से तो आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में एग्रीकल्चर ओवर, मतलब आप दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत देख रहे होते हो। अभी जैसे मैं हिसार गया था, पूनम मैम की कुल देवी के मंदिर उनकी फैमिली के साइड है, तो मैंने पहली बार देखा, मैंने कभी नहीं देखा था। तो कॉटन भाई सब खेत ही खेत भरे हुए थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमें कॉटन की खेती होती है। फिर उतरा, मैंने पेड़ से जो 1-2 पौधे तोड़े कॉटन के, बड़ा अच्छा लगा हाथ में लेके कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो एक्चुअली पेड़ से उगते हैं, ठीक है, कॉटन के तो सही लग रहा था। तो ऐसा हुआ। तो मेजर प्रपोर्शन इन्होंने बोला इंक्रीजिंग लेबर फोर्स का, उनको अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ देखने की ज़रूरत है इन द अदर नॉन फार्म सेक्टर्स। और इनफैक्ट आप दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, बैंगलोर, ये सब शहर अगर आप देखोगे तो लोग बहुत जगह से, दूसरी जगह यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, साउथ इंडिया से लोग जो है निकल के एग्रीकल्चर छोड़ के काफ़ी अलग अलग वैरायटी ऑफ जॉब्स पकड़ रहे हैं, ठीक है, सबको पता ही होगा। तो इससे क्या होता है, इट वुड प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड वुड रेज द लेवल ऑफ इनकम, पैसा बढ़ेगा। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है सेवरल सेगमेंट, इसमें इन्होंने बोला है कि आपका एक तो हेल्दी ग्रोथ होती है खुद के काम के लिए, अदर जो सबसिस्टेंस में इनका लो प्रोडक्टिविटी रह जाती है। फिर डायनेमिक सब सेक्टर्स है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, इसमें भी जाके लोग काम कर रहे होते हैं। एंड दो सेक्टर्स विच हैव द हाई पोटेंशियल फॉर दिस, which have the potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional household based industry like pottery, craft, handloom। ये ब्रिटिशर्स ने तो इसका बेड़ा गर्क कर दिया था, बट कहते हैं आज भी बहुत पोटेंशियल है। इनफैक्ट हम लोग इंडिया में रह के हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम नहीं खरीदते, बाहर इतनी डिमांड है इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की, मतलब आप पूछ ही नहीं सकते, करोड़ों रुपए में माल बिकता है। एक कारपेट 5,000 का खरीदो, 5-5 लाख का वो कारपेट बाहर भेज देते हैं ये लोग, कन्वर्जन रेट भी चेंज हो जाता है। तो इतना महंगा डिमांड है हमारी जो है क्राफ्ट की यहाँ पे, बाहर, ठीक है, यहाँ तो लोग खरीदते ही नहीं है, बड़ा महंगा है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन समझा रखी है, रीजंस भी बता दिए, क्रॉप प्रोडक्शन, सिंगल क्रॉप टू मल्टी क्रॉप, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी की नॉन फार्म सेक्टर्स में आप आ रहे हैं। अब इन्होंने एरियाज़ बताए हैं, मैंने आपको थोड़ा सा मेंशन किया, नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लोग जो है काम कर रहे हैं, तो किस किस एरियाज़ में ये लोग जाके काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर जिसमें आप जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स उगाते हो, फिशरीज, मछली बेचने का काम, प्रोसेसिंग का काम, उगाने का काम कह रहा हूँ मैंने, मतलब पालने का काम, ये सब चीज़ें। डेयरिंग, दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, है ना, सबका शेयर का दूध, सब चीज़ें बिकी जाती है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो सारे जो जानवर हैं उनके जितने भी हस्बैंड होते हैं उनको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। कहता है सीरियस हो गया यार। नहीं, एनिमल, बचपन में नहीं पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री यार, ब्रीडिंग, कैटलिंग, फार्मिंग वगैरह ये जो करी जाती है इन लोगों की होती है। अब जैसे जो काम कर रहे होते हैं तो वो बताया हुआ है, ठीक है, इसमें सीरियस हो गया यार ये तो, चलो एनीवे कोई बात नहीं, इट हैपेंस समटाइम्स यार।
तो सबसे पहला इन्होंने जैसे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का बताया। एनिमल हस्बेंड्री इज लाइफ स्टॉक फार्मिंग। लाइफ स्टॉक फार्मिंग आपके गाय, बकरी, भैंस, भेड़, ये सब सारी लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो जाती है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें ब्रीडिंग करते हो आप, रेयरिंग, केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स, ठीक है। बहुत जैसे पोल्ट्री में मुर्गे उगाना, अंडे उगाना, ठीक है। डॉग्स की ब्रीडिंग का हो जाता है, गाय का कैटल ब्रीडिंग हो जाता है। जैसे अभी हमारे जैसे मेरे जो इन लॉज हैं उन लोगों ने भी शुरू किया, गाय पाली हुई है, डेली दूध आता है उनसे, ठीक है। जैसे 5-5 लीटर आ ही जाता है लगभग, और जो थोड़ा बहुत शेयर हो जाता है, 7-8 गाय पाली है, तो बढ़िया है। मतलब कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं वो एक तरीके से अपने लोगों के लिए, इस तरीके से। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आप गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीज़ें बेच रहे होते हो, उनको पाल रहे होते हो। वाइडली हेल्ड स्पीशीज़ है। और इंडिया में कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ज़्यादा है, इन लोगों की भी ज़्यादा है, बताओ यहाँ पे। मतलब इंडिया कहीं पीछे रहने नहीं वाला। कंबाइन करके पता नहीं कितनी पॉपुलेशन होगी, 200-250 करोड़ तो होगी कम से कम। फिर कहते हैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जो है, इट प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम। अब ये इससे बेसिकली, क्योंकि ना ये बड़ा फास्टर प्रोडक्शन है एक तरीके से देखा जाता है, स्टेबिलिटी रहती है, फूड सिक्योरिटी रहती है, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। अदर फूड प्रोडक्टिंग एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा पैरेलली, अब जैसे लोग जो कहते हैं ना, अभी आप देखो दालें वाली सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई है। अब 150 रुपये किलो कोई गोभी खाएगा, साला चिकन नहीं खा लेगा, ठीक है। तो ऐसा, क्योंकि उतना ही ऑलमोस्ट चल रहा है, 200 रुपये किलो। आधा किलो वो लो, गोभी लो, और गोभी में डंडे भी होंगे, साले फूल इतने से निकलेंगे। चिकन तो पूरे लेग पीस 2 आ जाएंगे कम से कम, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल जो खाते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल चल रहा होता है, ठीक है। तो आपकी बाकी सारी फार्म एक्टिविटीज़ को ना छेड़े हुए, ये सारी चीज़ें इकट्ठे चल रही होती है। फिर उन्होंने बोला लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देता है। 70 मिलियन, लगभग 7 करोड़ लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। लैंडलेस लेबरर्स भी हैं इसमें। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीमेन भी ऑल्सो एम्प्लॉयड है इसमें। एंड इंडिया पोल्ट्री अकाउंट फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ 58%, फॉलोड बाय अदर कैमल्स, एसेस, हॉर्सेस, पोनीज एंड म्यूल्स, ठीक है। ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व, बच्चे मतलब जानवर, ठीक है। फिर उन्होंने डेयरिंग का बताया। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है डेयरिंग में। तो ये गो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन डेयरी एनिमल्स के करते हो। गाय और भैंस का दूध तो हम लोग होते हैं, कई लोग बकरी का दूध भी यूज़ करते होते हैं, ठीक है। ऐसा देखा जाता है। तो डेयरिंग में प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हो मिल्क की। परफॉर्मेंस इंडियन डेयरी सेक्टर की लास्ट 3 डिकेड से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है ड्यू टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। अब ये मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड हमारे इंडिया में आया था। इंडियाज रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। उस टाइम पे ऑपरेशन फ्लड जब आया था, मिल्क से रिलेटेड है। इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 17 मिलियन टन से इंक्रीज हुआ टू 102.6 मिलियन टन इन 2006-07 एंड टू इंक्रीज टू 165.4 मिलियन टन इन 2016-17। इतना दूध बिकता है, बनता है और बिकता भी है। इमेजिन करो। डेटा नहीं याद नहीं करना, ऑपरेशन फ्लड याद रखना कि क्या हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड को दूसरे नाम से बुलाया जाता है क्योंकि ये 1-1 मार्कर के पोर्शन है, और ये पॉल साइंस में भी एज इट इज आता है क्योंकि काफ़ी बार कवर होगा है 12th की पॉल साइंस में। दैट इज़ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। और इसमें जो है मेजर क्रेडिट जो गया था वो गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि अमूल की प्रमोशन में लगे हुए हैं, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1970, गाइडेंस थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। इन मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, और ये कर भी रहे हैं। अब जैसे गुजरात के बाहर राजस्थान में भी इन्होंने अपने पैर धीरे धीरे जमाना शुरू कर दिए। ये तो सारा वैसे आप देखते हो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन का ही है, अब राजस्थान का भी आ रहा है, ठीक है। तो अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम all the farmers pool their milk produce according to different grades and same is processed and marketed to urban centers through cooperative. The farmers are assured a fair price and income. तो सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ये। तो इसमें क्या होता है, ये लोग एक कैटेगरी का जैसे एक लेवल का दूध है वो सारा इकट्ठा दे दिया, उसको प्रोसेस करके फिर मार्केट में बिकता है, वही सारा शेयर हो जाता है क्योंकि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ में कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह के बारे में, ऐसा कुछ करके करते हैं। एंड गुजरात ने ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी है कि मिल्क कोऑपरेटिव्स बन सकते हैं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जो कि सारे लोग शेयर करते हैं फिर स्टेट्स में। एंड मीट, एग, वूल एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इमर्जिंग एज इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ये चीज़ भी देख, अब जैसे बिहार का भी है, जैसे अंकित के फादर है, सुधा में जॉब करते हैं, तो सुधा वहाँ का बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है। तो वहाँ का भी ऐसी एसोसिएशन बना हुआ है। ऐसी मतलब हमारे यहाँ पे भी दिल्ली मिल्क स्कीम है, मदर डेयरी है, तो कुछ सप्लाई मिक्स होके भी हो रही होती है, तो ये सब कंबाइन करके चल रहे होते हैं। मतलब सुधा का नाम नहीं सुना, बट इतना दूध का भी इतना फ़र्क है, मतलब वहाँ का दूध और यहाँ पे बड़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। एंड मीट, एग्स और वूल्स भी अदर बाय प्रोडक्ट है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया। तो ये आपका डेयरिंग था जो कि इन्होंने बोला।
और इसमें लाइफ स्टॉक फार्मिंग का एक इवैल्यूएशन दिया हुआ है, इसे रीड कर लीजिएगा, इसमें से खैर कुछ नहीं आएगा, मार्क कर लेना। और ऊपर आप देखिए पेज नंबर 6.13 पे ये 1 मार्कर है, नॉलेज एनरिचमेंट के लिए काफ़ी सारे बॉक्सेस आपको अब थोड़े से मिलेंगे। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है एक आपको स्टैट शेयर कर रहा है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेक्टर एट करंट प्राइसेस वाज अबाउट 4,59,051 करोड़ during 2011-12, which is about 24.8% of the total value output from total agriculture and allied sector at current prices. तो current prices पे जब कैलकुलेट किया गया था तो लगभग 4,60,000 करोड़ का आउटपुट हम लोग जनरेट करते हैं, 2011-12 में किया था। अब तो ये बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, तो 8-9 साल हो गए। तो ये इन्होंने यहाँ पे डेटा शेयर किया। और एक सेक्टर और है जिसमें जो है हम जो है माहिर हैं, वो है फिशरीज़। हमारे कोस्टल एरियाज बहुत है, फिशरी प्रोडक्शन भी काफ़ी होती है हमारे यहाँ पे। और जैसे कोस्टल एरियाज़ के अलावा हम लोगों ने फार्म्स भी बना रखे हैं, जैसे तो कई जगह पे आप कह रहे हैं छोटे सा पॉन्ड ले लो, फिशेज उगा दो, अच्छा सर्वाइव कर जाती है, कैट फिश वगैरह, और उसको आप बेच भी सकते हो फिर मार्केट में 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये किलो तक आराम से। बढ़िया काम है भाई साहब। सर कैटफिश? हाँ, कैट फिश बड़ी होती है ना, खाते हैं लोग उसको, बड़ी टेस्टी होती है मतलब। हाँ हाँ, मूवी क्या, पर वहाँ पे तो खैर निकालने ही नहीं देते ना वो लोग। वैसे कैट फिश की अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो इस तरीके से। तो फिशरीज भी एक ऑक्यूपेशन है, कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। अदर एक्वेटिक एनिमल्स तो हम खाते नहीं क्योंकि हम चाइना के नहीं हैं, ठीक है, तो हम मछलियाँ ही खाते हैं फिलहाल। तो फिशरी सेक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इन इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन फिशरीज इन एक्वाकल्चर। द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हैज कम अ लॉन्ग वे, ठीक है, स्ट्रगल भी काफ़ी करने पड़े हैं, बट हमारा काफ़ी बड़ा सेक्टर है फिशरीज़ भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हम लोग करें तो फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड वाटर बॉडी एज अ मदर। तो पानी के बिना तो उनका काम ही नहीं चलना। तो वाटर बॉडी आपके सी, ओशन, रिवर, लेक, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड, स्ट्रीम्स है, मदर या प्रोवाइडर है, लाइफ गिविंग सोर्स है फिशिंग कम्युनिटी की, क्योंकि पानी नहीं होगा तो मछली, वही ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन की बात करें, जो कि मैं आपको बोल रहा था, तो कहते हैं प्रेजेंटली, वैसे पुराना डेटा है, फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 64% टू द टोटल फिश प्रोडक्शन एंड 36% कम्स टू द मरीन सेक्टर, सी एंड ओशन। तो 64% लोकल लेवल पे होता है और 36% कहाँ से आता है, सी एंड ओशन से, ठीक है, टोटल। अच्छा, फिर यही होगा, फिर डेटा नई वाली बुक है तुम्हारी, फिर यही होगा, ठीक है। फिर शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी में अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो टोटल फिश प्रोडक्शन का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 0.8% है। इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सबसे मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है। क्यों है? क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ के आसपास लगते हैं सारे, तो यहाँ पे मछलियाँ बहुत बिकती हैं, लोग खाते भी बहुत हैं। और विमेन पार्टिसिपेशन की अगर हम लोग बात करें इन फिशिंग, इवन दो विमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव फिशिंग, स्टिल 60% ऑफ वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इन इंटरनल मार्केटिंग आर विमेन। देयर इज नीड टू इंक्रीज क्रेडिट फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड सेल्फ हाउस ग्रुप्स फॉर फिशरमैन वुमेन टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल्स फॉर मार्केटिंग, ठीक है। तो इन लोगों के पास पैसे की कमी हो जाए। इनफैक्ट आप जैसे गोवा जाओगे कभी और महाराष्ट्र साइड जाओगे तो वहाँ पे आप ज़्यादातर देखोगे औरतें ही मछलियाँ बेच रही होती हैं, ठीक है। तो वहाँ बहुत छोटे छोटे जगहों पे ये लोग बेच रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे दुकान लगा के, क्योंकि सर्वाइवल के लिए करना होता है। हाँ, गवर्नमेंट ने मार्केट्स भी इस्टेब्लिश इन लोगों के लिए कर रखी है जहाँ पे इकट्ठे आप बेच सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या है? तो कहते हैं लार्ज जो फिश वर्कर की फैमिली है बहुत गरीब है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लो पर कैपिटा अर्निंग है, मोबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो काम आता है वही करेंगे ये लोग, एंड लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा इनका कम है, और ये लोग कर्ज में डूबे हुए रहते हैं, ठीक है, ये इनका चक्कर पड़ जाता है। और नीचे इवैल्यूएशन इन्होंने बता रखा है, ओवर फिशिंग और पोल्यूशन की वजह इनको कंट्रोल करना है, इससे मछलियाँ मर जाती है। वेलफेयर प्रोग्राम्स करे गए हैं ताकि लॉन्ग टर्म गेन्स इनको दिए जाए। नॉलेज एनरिचमेंट का दिया हुआ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे लगभग 77,000 करोड़ रुपए की फिशेज जो है 2011-12 में बेची गई है, विच इज़ 4.1% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट करंट प्राइसेस। तो कंपैरिजन को किया हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका कितना परसेंट हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऊपर इन्होंने उसका बताया था लगभग 25% है, इसमें इन्होंने बोला लगभग 4.25% के आसपास है, ठीक है, ये चीज़ बताई। एंड सेकेंड लास्ट जो है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आजकल लोग जो है लॉकडाउन में बड़े मज़े लिए हैं लोगों ने हॉर्टिकल्चर दबा के गए, छतों पर लगा दिए, टिंडे, बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज बड़े बड़े ट्रेयों में। तो ये बहुत लोग अब अडॉप्ट कर रहे हैं ये मैकेनिज्म, ठीक है, कि घरों में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, मेडिसिन, एरोमेटिक प्लांट्स, प्लांटेशन क्रॉप। जैसे हमने नींबू लगाया था, 1 साल हो गया लगाया, नींबू नहीं आया, बेचारा पेड़ बड़ा हो गया, ठीक है। तो हाँ, मतलब टमाटर आ गया था, 2 टमाटर खाए थे हमने, टमाटर बढ़िया थे,
तो नेचुरल टमाटर आए थे तो हमने लगा दिए थे, बढ़िया थे। तो आजकल बहुत लोग ये कर रहे हैं घर पे जिनके पास जगहें हैं। तो these crops play a vital role in providing and nutrition besides addressing employment concern. India has adopted horticulture as it is blessed with varying climate and soil condition. It is an important sector for potential diversification and value addition in agriculture. तो मतलब एक्चुअली सब्जियां ना उग जाती हैं तो जल्दी भी उग जाती है इनफैक्ट, तो इसलिए जो है इसका काफ़ी जो है हॉर्टिकल्चर की डिमांड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हम लोग करें तो नियरली 1/3 एग्रीकल्चर आउटपुट का एंड 6% ऑफ GDP जो है हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं हॉर्टिकल्चर में। वर्ल्ड प्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें, इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर है। मैंगोज, बनानास, कोकोनट, ये मार्क कर लेना क्योंकि जैसे टॉप वाले डेटाज आपके साथ आ जाते हैं। आम खाओ, केला खाओ, नारियल खाओ, काजू खाओ, स्पाइसेस खाओ, ये सब वर्ल्ड प्रोडक्शन में हमारा काफ़ी माना जाता है, हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कहते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ 74.877 मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट्स and 146.5 million tons of vegetables in 1011, India is the second largest producer of both fruits and vegetables in the world. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अंडरलाइन कर लेना, याद रहेगा क्योंकि 1 मार्कर आ सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है, कई फार्मर्स के लाइवलीहुड इंप्रूव हुए हैं और अंडर प्रिविलेज क्लासेस के भी हुए। इनफैक्ट कई लोगों ने अभी ईशान ने भी देखा होगा कि प्रियांशी ने कोने पे दुकान खुली थी, वो कपड़े बेचते थे, सब्जियां बेचना शुरू कर दी थी, ठीक है। मतलब पूरे लॉकडाउन में सब्जियां बेची, गांधी पार्क के सामने सब्जियां बेची। तो सब्जियां बहुत लोगों ने बेची थी क्योंकि लोग खाना पीना तो छोड़ ही नहीं रहे थे, तो लोगों ने दबा के सब्जियां बेची है। एंड विमेन एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी स्कोप है। फ्लावर हार्वेस्टिंग है, नर्सरी मेंटेनेंस है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, टिश्यू कल्चर है, फ्रूट है, फ्लावर है, फूड प्रोसेसिंग है। यह हाईली रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट होती है विमेन के लिए रूरल एरियाज़ में। इसका भी इवैल्यूएशन इन लोगों ने किया है, सक्सेसफुल है, सस्टेनेबल है। इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की ज़रूरत हम लोगों को पड़ जाती है ताकि जो है ढंग से काम होता रहे, ठीक है। ये आपका हॉर्टिकल्चर था। एंड लास्ट इन्होंने जो है बताया है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज़ थोड़ा सा अलग हटके है, और क्योंकि इसका स्कोप पिछले 15-20 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो कि कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस से डील करती है, जिसमें स्टोर, ट्रांसमिट, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन आप कर रहे होते हो। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से आई है हमारे सेक्टर्स काफ़ी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, रेवोल्यूशनाइज हो चुके हैं। इसका भी बहुत क्रिटिकल रोल है इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। जैसे इन्होंने बताया इसके पॉइंट्स, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टूल्स के यूज़ करके गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रिडिक्ट करे हैं वो सारे एरिया जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, प्रोडक्शन वल्नरेबल है, एंड इनको लगता है कि वहाँ पे इमरजेंसी हो सकती है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन है, काफ़ी सारी चीज़ें, उन सबको यूज़ करके ये लोग जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ा है क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन आपकी पता चल जाती है, आप कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हो, प्राइसेस, वेदर, सॉइल कंडीशन, सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और इससे जो है इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज एम्बेडेड इन सोसाइटी। इट हैज़ ऑल्सो पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में काफ़ी काम, मतलब इतने लेवल पे खैर काम नहीं हो रहा क्योंकि IT का कोई ढंग से यूज़ नहीं कर पाता। एम जो है इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके का नॉलेज सेंटर बने सारे गांव में, वेदर इट प्रोवाइड्स अ सस्टेनेबल ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, ठीक है। अगर देता है या नहीं देता है तो इससे जो है बेसिकली IT सेक्टर का ग्रोथ गांव में दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नॉलेज एनरिचमेंट की जो पॉइंट दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, कहते अक्टूबर 2014 में गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, दैट इज सागी। इस स्कीम के अंदर जो भी इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स थे हमारे, वो आइडेंटिफाई डेवलप करते थे विलेज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जैसे क्या करते थे, इनको ना ये क्या था, इनका ऑप्शन था आप गांव अडॉप्ट कर लेते हो, जैसे 1-2 गांव, 3-4 गांव अडॉप्ट कर लिए। एंड इसमें जो है MP जो है मॉडल विलेज 2016 का मॉडल इन्होंने बनाया था, एक गांव करके, या 2019 तक कवर करा है। 2,500 गाँव ऐसे कवर हो गए हैं जहाँ पे ये सारे काम करे जाते हैं। इस स्कीम के हिसाब से विलेज की जो पॉपुलेशन जो उन्होंने बोली है 3 से 5 हज़ार इन द प्लेन्स, 1 से 3 हज़ार पहाड़ों में, एंड शुड नॉट बी MP's ओन और देयर स्पाउस विलेज। तो अपने गाँव की तरक्की नहीं करनी है आपको, ठीक है। जो MP होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरे के गाँव अडॉप्ट करके उनकी तरक्की करवानी है आपको, डेवलपमेंट। And MPs are expected to facilitate a village development plan, motivate villages to take up activity and infrastructure बनाया जाए हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब ये स्कीम काफ़ी टाइम से चल रही है, इफेक्टिव भी है, पर अभी सारी जगह नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है सारे पॉइंट्स बताए जो कि नए हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारी आ चुकी हैं। एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर इन्होंने बता रखा है।
और ये अभी फ़िलहाल जो है मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बोर्ड में भी आया है, जो 2020 का बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का आया है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी स्कोप है। इवन जो मैंने आपको बताया था यूपीएससी के एग्ज़ाम जो है उसमें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्वेश्चन आए हुए थे। तो रिसेंट ईयर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है। ये होता क्या है, केमिकल फ्री फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के ऊपर। तो इसमें शुरू में बड़ा टाइम लगता है, पर जैसे ही जनरेशन होना शुरू हो जाती है तो बिना फर्टिलाइजर केमिकल के आप जो है ऑर्गेनिक फूड्स जो है उगाते हो। पहले एक्चुअली यही होता था, पर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में आया था तब से ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना ज़रूर जो है बहुत ज़्यादा शुरू कर लिया, और इस प्रोडक्शन तो ज़रूर बढ़ी है बट इसका हार्मफुल इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है ये इन्होंने बताया, इट रिलायज हेवीली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, टॉक्सिक पेस्टिसाइड विच एंटर्स द फूड सप्लाई, पेनिट्रेट द वाटर सोर्सेज, हार्म द लाइवली स्टॉक, डिप्लीट द सॉइल एंड डिवास्टेट द नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम। इसलिए जो है इन लोगों ने इको फ्रेंडली एसेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ किया है, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे आप खाद बनाते हो तो खाद केमिकल से भी बनता है, ये लोग क्या कहते हैं नेचुरल खाद। आप जैसे कभी भी लैंडफिल वहाँ जाओगे, जीटी करनाल बाईपास के पास, तो वहाँ पे जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता है इसको कंपोस्ट बना देते हैं। और अभी गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करो, ये इसलिए बनाया गया है। तो गीला कूड़ा को कंपोस्ट करके खाद की तरह यूज़ किया जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाए इस तरीके से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड विदाउट लिविंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर, मेंटेन, एनहांस द इकोलॉजिकल बैलेंस। There is an increasing demand for organically grown food to enhance food safety throughout the world। कभी खा के देखना ये प्रोडक्ट, दाल भी आ रही हैं, चावल भी आ रहे हैं, फ्रूट भी आ रहे हैं, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा आपको, खाते के साथ ही पता चल जाएगा। ठीक है। ये वाली नहीं, कौड़े का है जो हमारे जो फटे ये जो नहीं होते, जैसे आपने सब्जियां काटी हैं, नहीं नहीं नहीं, जलाएंगे तो पोल्यूशन कितना होगा भाई। थोड़ा थोड़ा है, पर अगर जलाएंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। वो कितना मेथेन होगा उसमें, पता है तुम्हें, मर जाएगा बंदा। तो कुछ होता होगा, पर जितनी बार मैंने देखा है तो क्योंकि उन्होंने मशीनें वहाँ पे लगा रखी है, डेली प्रोडक्शन होता है, टाइम लगता है ना, तो जितना जितना आता रहता है फटाफट वो प्रोड्यूस कर देते हैं कंपोस्ट। अब तो मशीनें भी आ रही है जो घर पे लगा सकते हो, 5,000 से लेकर 60-70 हज़ार की मशीनें आ रही हैं। तो जितना भी आपका जो गीला कूड़ा इकट्ठा होता है, लाइक आपके फल के हैं, सब्जियों के हैं, उसका कंपोस्ट तैयार करो, बेचो, सरकार उसके ऊपर आपको इंसेंटिव भी दे रही है, लगा लो, सही बिजनेस है ना। और क्या बिजनेस है, बिजनेस की मशरूम बेचो, मशरूम प्लांटेशन अंधेरे कमरे में होती है, एक कमरा ले लो, मशरूम उगाओ, 50-50 रुपये के पैकेट बिकते हैं मार्केट में, इतना महंगा है रुपया मशरूम। ठीक है, मैंने बहुत पता किया था, कहीं सोर्सेज ही नहीं मिले, और इसके मशरूम फार्मिंग की बहुत डिमांड है मशरूम की। ओके, हम बाहर बिक जाते हैं, वैसे 50-60 रुपये रेट है इस तरीके से। क्यों नहीं बेचोगे, स्टूडेंट है, स्टूडेंट फंड इकट्ठा कर रहे हैं हरिनगर के स्टूडेंट। हाँ, जैसे वैसे कीचड़ी में होता है, नाले वाले के पास या कीचड़ या फ्लोइंग वाटर के पास। पर आजकल ये जो कल्टीवेशन हो रही है मशरूम की, वो उसके लिए आपके लिए पैनल्स लगा देते हैं, अंधेरा कमरा चाहिए होता है, और हफ्ते 10 दिन के अंदर वो ग्रो हो जाते हैं, फिर उसको तोड़ के आप फिर पैकेट के अंदर बेचो। हाँ, अंधेरे में हो रहा है वो, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बिना केमिकल फर्टिलाइजर, तो बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, वैसे भी मतलब बढ़िया होता है। ओके, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इकोनॉमिकल है, कॉस्टली एग्रीकल्चर इनपुट जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लोकली प्रोड्यूस चीपर ऑर्गेनिक इनपुट को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। इनकम एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी जनरेट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात। हेल्दी फूड होता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो पहले जो ट्रेडिशनल जो कर रहे हैं वो तो कर ही रही है, अब इसमें भी जो लोग आ रहे हैं। एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है, पेस्टिसाइड फ्री रहता है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रहता है, पानी, ज़मीनें, अपनी खुद की सेहत ख़राब नहीं होती। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी डिमांड बढ़ रही है। मैनी कंट्रीज 10% जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं नाउ डेज। कई रिटेल चेन और सुपर मार्केट जो है ऑर्गेनिक फूड का ठप्पा लगा के बेच रहे हैं, डिमांड आ रही है। और हालांकि इसके प्राइसेस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल वंस। ठीक है, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कॉटन इन महाराष्ट्र
ये हुआ है। और जैसे इसमें इसका नाम दिया गया है कि 1995 में किसान मेहता और प्रकृति फर्स्ट सजेस्टेड है कॉटन विच यूजेज मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कुड बी ग्रोन ऑर्गेनिकली। एट प्रेजेंट 130 फार्मर्स हैव कमिटेड 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो कॉटन ऑर्गेनिकली ऑन द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स है। इसको ना अभी जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के आया है, यूपीएससी का क्वेश्चन था ये वाला, इनफैक्ट यहाँ नहीं डाला हुआ है, अपडेट आएगा, बीटी कॉटन बोला जाता है, बीटी कॉटन। तो यही उन्होंने बता रखा है, इसका अपडेटेड वर्जन है। तो उसमें क्या होता है, इसमें ये केमिकल लेस होता है बिल्कुल, ठीक है, बिना केमिकल के वो कॉटन उगाया जाता है। चैलेंजेस भी हमारे सामने बहुत है, पॉपुलर नहीं है अभी अवेयरनेस क्रिएट करना, और फार्मर्स भी नहीं करते क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। सीरियस नीड ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। लो यील्ड है क्योंकि प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं है। आप जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ करके करोगे उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें काफ़ी कम टाइम लगता है, ठीक है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, और कम प्रोडक्शन होती है। शॉर्टर फूड लाइफ है, ऑर्गेनिक लाइफ जो है शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है, स्प्रेड वाला तो ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप जो भी चीज़ें खाते हो पॉलिश कर देते हैं, सेब आते हो कुछ है, कभी गर्म पानी में उबाल के देखना, कलर छोड़ना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे देखने पर खा ही रहे होते हैं हम लोग। एंड लिमिटेड चॉइस हो जाती है क्योंकि द चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर and India has a clear advantage in producing organic products for both domestic and international market। तो ये सब चीज़ें चल भी रही हैं, फ़ायदेमंद भी हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। और फाइनली जो ये कहते हैं, अगर इवेल्युएट करते हैं हम रूरल डेवलपमेंट को, तो रूरल सेक्टर जो है आज भी बैकवर्ड है, हालांकि चेंजेस हमें दिख रहे हैं, और कुछ चेंजेस जो है डेवलपमेंट के हमें चाहिए रूरल सेक्टर में, जो कि उन्होंने बोला है डाइवर्सिफिकेशन पे स्ट्रेस दिया जाए, डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स के ऊपर फोकस किया जाए, रूरल अर्बन लिंकेज बनाई जाए। जैसे कई स्टेट्स अभी भी, जैसे हालांकि बोला तो ज़रूर हुआ है, मूवमेंट रहती भी है हमारी, बट कई लोग नहीं करते, तो कहते हैं एफर्ट जो है रूरल प्रोडक्शन से अर्बन फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट को कनेक्ट किया जाए, हायर इन्वेस्टमेंट हो और प्रोडक्ट्स भी बिके, बेटर फैसिलिटीज़ भी दी जाए, जैसे इनको क्रेडिट दिया जाए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स बनाया जाए स्टेट लेवल पे, फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बनाया जाए, कांस्टेंट अप्रेजल हो फार्मर ग्रुप्स का, गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्टिव प्रोग्राम चले, फुलेस्ट पोटेंशियल के ऊपर हमें ध्यान देना है। इन्होंने बताया कि फुलेस्ट पोटेंशियल रियलाइज करना ज़रूरी है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये सब हमने पीछे पढ़ भी लिया, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, इसमें छोटी सी चीज़ें इसमें ठीक है, देखते हैं इसको, ओके। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, इसका ये वाली वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है, और इससे पहले वाला जो है वीडियो डली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर रिवाइज करना हो तो वहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है। इसमें से किसी को कुछ पूछना है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, वैसे इजी था ये तो, ओके, ठीक है। ईशान क्लियर है भाई, समझ आ, नींद आ रही थी तो मतलब, है ना, पता ही है, डोल रहता तो सो क्या है, करो घर से यार, ओके। सिरिल, गुरुवन, दीपिका, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें जितना अभी हमने पढ़ा? गुरुवन, सिरिल, आपको क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज हम फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो इसके अभी 2-3 चैप्टर ही बचे हैं, फिर उसको हम लोग ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। फिजिकल एंड ऑनलाइन वाले बच्चों, बाय बाय।